नमस्कार प्यारे बच्चों, दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक आप इस कार्यक्रम में विजय बहादुर सर के साथ कक्षा 8 विज्ञान का जो पाठ है वो पढ़ रहे थे। आज से इस कड़ी में मैं सीमा राठी यूपीएस डोगीवाला से आपसे जुड़ रही हूँ। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम डेली की जो एक्टिविटी है माइंडफुलनेस की उसे करेंगे। उसके लिए सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आराम पूर्वक बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेंगे। फिर उस गहरी सांस को छोड़ेंगे और 2 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान देंगे। दाएं बाएं की किसी एक्टिविटी पर कोई बच्चा कोई ध्यान नहीं देगा, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। तो हम इस माइंडफुलनेस की एक्टिविटी को शुरू करते हैं। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। पूर्ण रूप से अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी सांस लेते हुए सांस छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे सभी बच्चे अपनी आंखों को खोलेंगे। यह क्रिया हम अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए करते हैं, जिससे हमारा ध्यान और स्मरण शक्ति जो है उसमें वृद्धि हो। चलिए अब हम अपने विषय को प्रारंभ करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने कल की कक्षा में पढ़ा था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, जिसमें हमने कल सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ा था। अब हम उसको एक बार पहले पुनरावृत्ति करके फिर हम अपने दूसरे टॉपिक प्लास्टिक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले जो कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो था रेशे। रेशों का नाम लेने पर हमारे माइंड में जो आता है वो है 2 तरह के रेशे, एक प्राकृतिक रेशे, दूसरे संश्लेषित रेशे। आपने पिछली कक्षाओं में प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा है जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, और कल की कक्षा में जो हमने पढ़ा था वो हमने संश्लेषित रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था, जो हम मानव द्वारा निर्मित होते हैं और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। उसी कड़ी में आगे हमने संश्लेषित रेशे क्या होते हैं उसके बारे में जाना। संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं उसके विषय में जाना, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक आदि। ये कैसे तैयार किए जाते हैं और इनके क्या क्या कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, कल हमने अपनी कक्षा में इस विषय में पढ़ा और इनके गुणधर्म के बारे में हमने जाना। आज हमारा जो विषय है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक आज हमारे जीवन में इस तरह से घुल मिल गई है कि हमारे घर में, हमारे कार्य में, हर जगह कुछ ना कुछ प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु हमारे आसपास अक्सर हमें मिलती ही है। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। प्लास्टिक जो है वह भी संश्लेषित रेशों की तरह छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम बहुलक कहते हैं। प्लास्टिक की संरचना 2 प्रकार की होती है, एक रेखीय और एक त्रियकबद्ध। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ऊपर वाले चित्र में जो संरचना दी गई है वह रेखीय संरचना है। उसमें एक एक कड़ी मिलकर जो बनती है वो थर्मोप्लास्टिक बनती है।
दूसरी चित्र में जो आप देख रहे हैं वो त्रियक संरचना है, जिसमें एक कड़ी दो अलग अलग कड़ियों से जुड़ी होती है। नंबर 3, प्लास्टिक को पिघलाकर हर संभव आकार में ढाला जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और यह वस्तुएं अक्सर हम अपने घरों में, अपने कार्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। आपने अपने घर में, रसोई घर में, बाथरूम में, सभी जगह प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को देखा होगा। जैसे घर में बर्तन होते हैं, मग होता है, बाल्टी होती है, ये सब प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं होती हैं। आगे हम आते हैं प्लास्टिक के प्रकार पर। प्लास्टिक की संरचना के आधार पर प्लास्टिक जो है वो दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग है थर्मोप्लास्टिक, जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाती है, यानी कि जिसका रूप आसानी पूर्वक बदला जा सकता है। गर्म करने पर जिसका रूप बदल जाता है, जिसे सरलता पूर्वक मोड़ा जा सकता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पॉलीथीन और पीवीसी, जिनका उपयोग खिलौने, कंघियां, थैलियां बनाने में किया जाता है, उन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आपने बाजार में आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो आप अक्सर क्या देखते हैं कि मार्केट में हमें दुकान वाला पॉलीथीन के बैग में सामान रखकर दे देता है। आपने देखा होगा उस पॉलीथीन को अगर हम गर्म करेंगे वो तुरंत पिघल जाएगी। इसी प्रकार हमारे घरों में नलों की जो फिटिंग होती है वो पीवीसी पाइपों के द्वारा की जाती है, जिन्हें आसानी पूर्वक मोड़ा और उनकी शेप को बदला जा सकता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे प्लास्टिक बैग, जिनमें आज जो है मार्केट में आप कहीं भी जाइए आपको इन बैग में ही मोस्टली सामान जो है प्रोवाइड कराया जाता है। दूसरा बॉटल्स हैं, तीसरा स्पून्स हैं, नंबर 4 कॉम्ब है। इसी तरह और भी अनेक वस्तुएं हैं जो आपके घरों में आपको अपने आसपास प्लास्टिक से बनी हुई दिखाई देंगी। अब आप सभी बच्चे प्लास्टिक से बनी अपने घर की वस्तुओं की एक सूची तैयार करें, जिसमें कठोर वस्तुओं को अलग श्रेणी में रखें और जो नरम वस्तुएं हैं उन्हें एक अलग श्रेणी में रखें। प्लास्टिक जो है दो प्रकार की हमने आपको बताई। एक जो नरम प्लास्टिक होती है जिसे हम शेप बदल सकते हैं, जो गर्म करने पर पिघल जाती है। दूसरी जो कठोर होती है। तो आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार करें। नंबर 2, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह जो है संरचना के आधार पर जो हमने अभी पीछे बात की थी, ये नीचे वाले जो चित्र में दर्शाया गया है त्रियकबद्ध, इसमें ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है उसकी संरचना इसमें नीचे वाले चित्र में दर्शाया गया है, जो कि ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक कड़ी दो अलग अलग कड़ियों से जुड़ी होती है, इसलिए इस प्लास्टिक में जो है दूसरी थर्मोप्लास्टिक की अपेक्षा अधिक हार्डनेस होती है, अधिक कठोरता होती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है वह प्लास्टिक होती है जिसे एक बार सांचे में ढाल दिया जाए और उन्हें उष्मा देकर भी नरम नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसे गर्म करने पर जिसकी शेप नहीं बदलती, जिसे हम मोड़ नहीं सकते, उस प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, इसीलिए इस प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो बिजली के स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बर्तन होते हैं अगर हम उन्हें गर्म करेंगे तो और हाथ से अगर हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ जल जाते हैं, जिसके लिए बर्तनों पर काले रंग का एक पदार्थ लगा होता है जो बेकेलाइट प्लास्टिक से बना होता है।
जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, गर्म करने पर वह गर्म नहीं होता। इसी प्रकार जो बिजली के जो स्विच होते हैं वह भी इसी बेकेलाइट प्लास्टिक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे हमें करंट ना लगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण दिए गए हैं बेकेलाइट प्लास्टिक के। जो बर्तनों में प्रयोग होने वाले हैंडल हैं, दूसरा स्विच बोर्ड है, इसको आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार बने होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा थर्मोसेटिक प्लास्टिक का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आता है मेलामाइन। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है, यानी कि जो है वो आग से हमें बचाता है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इसको अगर गर्म किया जाए तो दूसरे प्लास्टिक की अपेक्षा इस पर उसका असर नहीं होता। इसका प्रयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में किया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। आजकल जो अग्निशमन वाले व्यक्ति होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं, यदि वह साधारण कपड़े पहनकर जाएंगे तो उनके कपड़ों में आग लगने का खतरा रहता है। इसलिए उनके कपड़ों पर मेलामाइन की कोटिंग लगी होती है, जो उन्हें आग से बचाते हैं। अग्निशमन वाले व्यक्ति जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनके कपड़ों पर मेलामाइन की कोटिंग होती है, जो उन्हें आग से बचाती है और वह आसानी पूर्वक आग को बुझाने में अपना योगदान देते हैं। ये जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो बर्तन हैं और ये जो टाइल्स हैं, ये मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी होती हैं। ये जो बर्तन होते हैं, आपने अपने घरों में या अपने आसपास कहीं माइक्रोवेव का यूज होते हुए देखा होगा। उस माइक्रोवेव में जब आप प्लास्टिक के बर्तन को अगर रखेंगे तो कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जो पिघल जाती हैं। अगर आप उसमें कुछ गर्म करेंगे तो वो प्लास्टिक पिघल जाएगी। तो वो प्लास्टिक का जो रूप है वो होता है थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि वो हीट को जो है ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आप इसमें देख रहे हैं, ये जो बर्तन हैं, ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं और इनको गर्म करने पर इन पर अग्नि का प्रभाव उतना नहीं पड़ता जितना नॉर्मल थर्मोप्लास्टिक पर पड़ता है। इसलिए माइक्रोवेव वगैरह आदि में जो है मेलामाइन से बने हुए बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, ताकि खाद्य वस्तु के साथ प्लास्टिक गर्म करने पर मिक्स ना हो और वो जो है खाने पर उसका प्रभाव कम पड़े। इसी प्रकार आजकल आपने देखा होगा घरों में फ्लोर टाइल्स का बहुत प्रयोग बढ़ गया है। पहले जो है इसमें पत्थर का प्रयोग किया जाता था और आजकल जो है फ्लोर टाइल्स का बहुत प्रयोग हो रहा है, जो कि ये भी मेलामाइन के द्वारा तैयार की जाती है। यह जो है हार्ड होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। प्लास्टिक के कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले आता है अनभिक्रियाशील, यानी प्लास्टिक जो है वो जल और वायु इनके साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए इसका प्रयोग रसायन और अन्य वस्तुओं के संचयन में किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा आजकल, पहले जो आपके घरों में दादी नानी होती थी वो चीनी मिट्टी या फिर कांच के मर्तबान का प्रयोग करती थी, लेकिन वो भारी होते थे, उन्हें आप उठा के रखने में, लाने में, ले जाने में, उनमें हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कई बार हाथ से अगर वो गिर गए तो वो फूटने का भी एक डर रहता था। आज के समय में प्लास्टिक इतना प्रचलन में आ गया है कि घरों में आप जो दाल सब्जी वगैरह इनका जो संचय करते हैं या अचार मुरब्बे जो बनाते हैं, वो सभी चीज़ें प्लास्टिक के बर्तन डब्बों में संचय की जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है किसी अन्य वस्तु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। दूसरा, प्लास्टिक हल्की होती है, प्रबल और चिरस्थायी होती है, मजबूत भी होती है
और लंबे समय तक चलती है। अगर आपके हाथ से ये स्लिप हो के नीचे गिर भी जाए तब भी उस डब्बे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भी आजकल घरों में, बाजारों में, सब जगह प्लास्टिक का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक जो होती है ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होने के कारण तार को ढकने और खाना बनाने वाले बर्तनों के हत्थे बनाने में भी काम आती है। आपने देखा होगा जो बिजली के तार होते हैं उनकी जो कोटिंग होती है वो भी प्लास्टिक के द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार जो हमारे घरों में खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अभी आपने पीछे चित्र में देखा, वो भी सब बेकेलाइट प्लास्टिक के द्वारा तैयार किए जाते हैं, ताकि जब महिलाएं रसोई में कार्य करें तो उनके हाथ उस बर्तन की वजह से न जलें। नंबर 4, प्लास्टिक बहुत हल्की, प्रबल और चिरस्थायी होने के कारण विभिन्न उपयोग में लाई जाती है। अब आगे, प्लास्टिक और पर्यावरण। जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित पदार्थ जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जो हमारे घरों में सब्जी, फल आदि इनके जो अपशिष्ट होते हैं, अगर हम देखें तो वह जो है उनका जीवाणुओं के द्वारा उनको अपघटित कर दिया जाता है और वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह के पदार्थों जो होते हैं वो जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में आते हैं और वह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते, वह पर्यावरण के दोस्त के तरह होते हैं। जबकि प्लास्टिक जो है वो चिरस्थायी होने के कारण वर्षों तक भी उसमें कुछ नहीं उसमें बदलता। अगर जो प्राकृतिक प्रक्रिया से विघटित नहीं होता, जैव अनिमीकरणीय यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। इसको अगर हम सालों साल भी रखें तब भी इसका अपघटन नहीं होगा और यह वर्षों बाद भी हमें उसी अवस्था में मिलेगी। इससे प्लास्टिक के ज़्यादा यूज होने की वजह से हमारे पर्यावरण में उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और यह पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में वर्षों ले लेता है और यह पर्यावरण का हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाता है। प्लास्टिक को जलाने पर भी उससे हानिकारक गैसों का रिसाव होता है जो कि पर्यावरण को दूषित करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। हमें प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग अधिक करना चाहिए। जैसे कि यदि हम बाजार में कोई सामान लेने जा रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जूट का या घर में कपड़े का बना हुआ कोई थैला प्रयोग करें, ताकि प्लास्टिक के द्वारा पर्यावरण को होने वाले नुकसान से हम उसको बचा सकें। इसके लिए हर जिम्मेदार नागरिक को इन 5 R's सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पहला है रिड्यूस, यानी कि हमें जो है प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। नंबर 2, रीयूज, हमें ऐसी प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए जिसका हम दोबारा से पुनः प्रयोग में ला सकें। नंबर 3, रिसाइकल, जो प्लास्टिक पुनः चक्रित हो सके, पुनः उसको जिसका पुनः प्रयोग कर सके, पुनः उसका दोबारा से कुछ न कुछ बनाया जा सके, ऐसी प्लास्टिक को ही यूज करनी चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है हमें यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 4, रिकवर, पुनः प्राप्त करिए, यानी कि जो भी प्लास्टिक जो है उसको पुनः यूज करिए। नंबर 5, रिफ्यूज, कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम किया जाए ताकि पर्यावरण को उससे हानि कम ना हो। आपने देखा होगा आजकल हमारे घर में प्लास्टिक इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है कि हमारी दवाओं की गोलियां, टिक्कियों के पैक, घाव को सीने के धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और भी बहुत चिकित्सकीय यंत्र, घरों में बनने वाले भोजन में प्रयोग होने वाले बर्तन, माइक्रोवेव, इवन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, गाड़ियों के पार्ट्स आदि सभी जो है प्लास्टिक का ही प्रयोग होने लगा है।
अतः हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम प्लास्टिक का प्रयोग अपने जीवन में कम करने की कोशिश करें, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक अभिशाप है। ये एक ऐसा वरदान है जो हमारे लिए वरदान के साथ साथ एक बहुत बड़ा अभिशाप भी है। इसलिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको जहाँ तक हो सके उतना कम प्रयोग करें और सिंगल यूज प्लास्टिक का हम जो है बिल्कुल यूज बंद कर दें। तो बच्चों, आज जो हमने इसमें सीखा वो था, हमने प्लास्टिक के बारे में जाना जो आजकल हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, प्लास्टिक के प्रकार के बारे में जाना कि प्लास्टिक 2 प्रकार की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तीसरा, हमने प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जाना कि प्लास्टिक जो है हल्की होती है, प्रबल होती है, चिरस्थायी होती है और लंबे समय तक टिकी रहती है। चौथा, हमने प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में जाना कि प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए कितनी हानिकारक है। नंबर 5, हमने प्लास्टिक को यूज को कम करने के लिए 5R के बारे में जाना, ताकि हम अपने पर्यावरण के लिए एक अच्छा और खूबसूरत पर्यावरण हम दे सकें। आज के इस लेक्चर में मैंने जो भी मटेरियल गूगल से डाउनलोड किया है उसका प्रयोग केवल एजुकेशनल पर्पस से किया जा रहा है, इसका कोई व्यावसायिक रूप से प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, अगर आज आपने यह कार्यक्रम नहीं देखा या किसी वजह से आपसे यह कार्यक्रम छूट गया है तो आप इसे हमारे डीडी उत्तराखंड के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करें। धन्यवाद।